तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज हमारे जितने भी 9th के स्टूडेंट हैं जो कि 10th क्लास में आ गए हैं उन सभी को ऑफिशियली दिल से स्वागत है उनका 10th क्लास में। और दोस्तों आपको 10th क्लास में आते ही बहुत सारे माइंड में दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे, है ना, कि क्या सब हमको करना पड़ेगा 10th क्लास में, क्या करेंगे जो 98% से ऊपर आ सके एग्जामिनेशन में, तो वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज माइंड में आपके रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज का एक्सपीरियंस मेरे को पता है, तो मैं आपको हर चीज आज आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि 9th से आपको 10th के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्ट्रेस और कितना ज्यादा एंजॉयमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे मेरा यही मोटो है कि आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट होकर के मेरे साथ पूरे साल को दें ताकि आपका 98.9% से भी ऊपर मार्क्स आने का 100% चांसेस रहे दोस्तों, ठीक है। और 98% तो 100% गारंटी है कि आप एग्जामिनेशन में लाएंगे, क्योंकि अगर आपने इन सारे टिप्स को, इन सारे मेथड्स को फॉलो किया तो 100% है कि आप टॉपर की कैटेगरी में गिनती किए जाएंगे। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है दोस्तों। पहले मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इज इन योर माइंड, आपका दिमाग में क्या रहता है 10th क्लास के आने के बाद, ठीक है। पहले मैं उसको पहले बात कर लेता हूं उसके बारे में। देखिए एक्चुअली आप 10th क्लास में आए, 10th क्लास में आने के बाद रहता है कि अब कुछ भी स्कूल्स के हाथ में नहीं है, ठीक है। स्कूल्स के हाथ में 9th तक रहती है हर कंट्रोल, क्वेश्चन पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद आपका कॉपी चेकिंग करना। टीचर लोग क्या करते हैं कि एक ही जो पढ़ाते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस देते हैं, है कि नहीं, ये सारा चीज रहता है। लेकिन 10th क्लास में एवरीथिंग विल चेंज, मतलब सब चीज दोस्तों बदल जाता है, क्योंकि आपको खुद से एक्स्ट्रा नोट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट्स कैसे होने चाहिए, आपको कैसे रिवीजन करना है, टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है, इंजॉयमेंट भी कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों 10th क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें कि आपको हर चीज का इंजॉयमेंट भी करना है। नहीं तो 10th के बाद आपको लाइफ फिर आपको उतना खुल के जीने का मौका कभी नहीं देगी, ठीक है। तो दिस इज द वेरी प्रीसियस एंड गोल्डन डे ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपको मेमोरेबल टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा यादगार बन जाएगा ये 10th क्लास का आपका समय। आपके दिल टूटेंगे भी और दिल जुड़ेंगे भी, मतलब आप उस दिशा में मत जाइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि आप सब्जेक्ट से अपना दिल लगाएंगे भी और फिर सब्जेक्ट से अपना दिल छुड़ाएंगे भी। तो वगैरह वगैरह बहुत सारा चीजें हैं जो कि आप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब पूरे साल आपको मेरे साथ बनना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको 95% से ऊपर लाना है, 100% गारंटी है कि आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। नोट्स से लेकर हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि आपके माइंड में क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रहेगा कि 98% कैसे सिक्योर करें, ठीक है। 98% कैसे सिक्योर करें। फिर उसके बाद रहेगा कि हमारा भैया, आप बोलिएगा कि टाइम टेबल भैया क्या हमारा होना चाहिए। आपको टाइम टेबल का भी ख्याल रहेगा कि भैया टाइम टेबल कैसे मैनेजमेंट करना है। तो हर चीज दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों रहेगा कि सिलेबस हमें कहां से पता चलेगा कि हमारा सिलेबस क्या होगा, कुछ मतलब बहुत सारा चीज दिमाग में रहता है ना। तो हर चीज दोस्तों आपको प्रोवाइड मिलेगा हमारे चैनल पे। और फिर उसके बाद कि हम लोग पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे या कैसे स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमारा सिलेबस लेंदी रहेगा कि हमारा सिलेबस कैसा रहेगा। तो हर चीज दोस्तों मैं पूरे साल आपके साथ लग के हर चीज कराने वाला हूँ और आपको एग्जामिनेशन फोड़ने वाले हैं आप लोग, ठीक है। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको दोस्तों क्या करना है जिससे कि कॉपी चेकर खुश हो जाए, और कैसे आंसर्स को स्क्रिप्ट वाइज लिखना है, मतलब कैसे लिखना है। आपको हर चीज का तैयारी हमारे चैनल पे मेरे द्वारा कराया जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं दोस्तों, ठीक है। हाउ टू मेक्स नोट्स, आपको दोस्तों नोट्स भी बनाना रहेगा। तो नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। नोट्स हमारा कैसा होना चाहिए, नोट्स में क्या रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग नोट्स को प्रिपेयर करेंगे जो कि हमें एग्जामिनेशन में ऐसा हेल्प करे कि हमें दोबारा से कोई वीडियो लेक्चर वगैरह ना देखना पड़े। बहुत सारा चीज है, तो हर चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आपको दोस्तों रिवीजन किस हिसाब से करें, रिवीजन जो कि हमारा हर चीज मतलब अच्छे से चल सके, ठीक है। तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि जो डर रहता है बच्चों के बीच, बोर्ड एग्जाम का डर, क्योंकि सेंटर आपका पढ़ने वाला होता है 10th में। आपका सेंटर पढ़ने के बाद फिर दोस्तों बहुत सारी बातें रहती है, ठीक है। तो एज ए बोर्ड एग्जाम आपको मतलब बहुत सारा चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अब तो बहुत सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है, देखते हैं कब तक ये सारा चीज लागू होता है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देखते हैं कि हर स्टेट्स में कैसे रनिंग करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं दोस्तों, आपको बस अच्छा करना है, ठीक है। 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स ही पूछे जाते हैं आपके फ्यूचर में, या आपके बच्चे होंगे तो यही चीज पूछेंगे कि पापा जी आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे और 12th में कितने मार्क्स आए थे। तो दैट्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको कैसे क्या करके अच्छा मार्क्स को गेन करना है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद दोस्तों चलते हैं, आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूँ कि एक रोहन था, एक सोहन था, ठीक है। उसने क्या किया कि दोनों बंदे ने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। रोहन भी स्कूल गया, ट्यूशन गया, कोचिंग गया, ठीक है, ये भी गया। सोहन भी सेम किया, ठीक है, सेम, ये भी यही किया। फिर एनसीईआरटी सॉल्व रोहन ने भी किया तो सोहन ने भी सेम किया, ठीक है। टेस्ट
रेगुलर ये भी देता था, टेस्ट रेगुलर ये भी देता था, ठीक है, सेम किया ये भी चीज में। और प्रेशर और स्ट्रेस दोनों को होती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहन को होता था और सोहन को नहीं होता था, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको जान के हैरानी होगा कि रोहन को सिर्फ 69% आया बोर्ड में और सोहन को आ गया 95%। तो किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा सोहन ने, जिस वजह से वो 95% सिक्योर कर लिया, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। तो उस स्ट्रेटेजी को हम आज जाने वाले हैं, ठीक है। और उस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करने के लिए हमारे साथ पूरे साल बने रहना पड़ेगा दोस्तों, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप भैया पे भरोसा करें और पूरे साल बने रहें। बहुत अच्छे से मैं हर चीज करवाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहले अब देखना है कि जो हमारा अभी मैंने बताया था ना कि 9th और 10th में डिफरेंस क्या जाता है कि देखो एवरीथिंग इज अंडर स्कूल रहता है 9th क्लास तक, ठीक है। आपके 9th क्लास तक हर चीज का कंट्रोल स्कूल के अंदर रहता है। पर दोस्तों ऐसा होता है 10th में कि एवरीथिंग इज चेंज, आपका जो कंट्रोल है मतलब स्कूल के पास 9th तक, वो 10th में हट जाएगा। क्वेश्चंस भी प्रिपेयर बाहर से होंगे, एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट कराएंगी सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेंटर भी पड़ेगा, आप सेंटर में जाके एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। पेपर भी आपका बाहर से बनेगा और पेपर का कॉपी जो चेकिंग होगा वो भी आपका दोस्तों बाहर कॉपी चेकिंग होगा। ऐसे तो 9th तक क्या हो रहा था कि आपको एक टीचर नोट्स पढ़ा दे रहे थे, जितने पढ़ाते थे उसी में से आपको हर चीज एग्जामिनेशन में आता था, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करके जाते थे तो आपको मार्क्स आता था। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा 10th में। सेल्फ स्टडी के साथ साथ दोस्तों ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना भी टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है उसी टाइम, ठीक है। जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है। मस्ती भी फुल करना है दोस्तों, क्योंकि 10th इज द मेमोरेबल पीरियड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपके लिए बहुत यादगार क्षण बन जाएगा ये 10th क्लास का समय, ठीक है। तो इसको भी आपको एंजॉय करते हुए चलना है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइडेड मिलेगा हमारे चैनल पे। मैं बता रहा हूँ फिर से, आप भरोसा करें साहिल भैया पे, बहुत बढ़िया से आपका एग्जामिनेशन जाने वाला है, ठीक है। मैं लास्ट तक एग्जामिनेशन के बाद रहूंगा, ठीक है, और एग्जामिनेशन से पहले भी रहूंगा, हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बनाया है आप ही लोगों के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से जितना भी आपको जो भी क्वेरीज हैं बात करें हमसे खुल के, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ रिप्लाई देने के लिए आपको, ठीक है। तो एवरीथिंग आपका यहाँ चेंज हो जाएगा, पेपर्स आपके मतलब बाहर से बन के आएंगे, कॉपी भी चेकिंग बाहर होगा दोस्तों, ठीक है। ये सारा चीज मतलब होता है जो कि आपको भी फेस करना पड़ेगा और कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई डरने का बात है ही नहीं। जो फियर फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक मिथ बना के रख दिया लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ कि 2 ways टू बी अ टॉपर। आपको पास 2 तरीका होता है टॉपर बनने का, लोगों के पास, आपके पास ही नहीं, हर व्यक्ति के पास होता है ये 2 तरीका टॉपर बनने का। पहला क्या कि आप उस फील्ड में जाएं, जैसे कि आप ट्यूशन ज्वाइन कर लिए, कोचिंग ज्वाइन कर लिए, या फिर यूट्यूब पे हर सोर्सेस अवेलेबल है, तो वीडियोस लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नोट्स प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये चीज आप करके एक टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। और लोग बनते भी हैं, बने भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और अब एक कैटेगरी के लोग और आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग पे बिलीव करते हैं, ठीक है। बुक रीडिंग पे मतलब उनका ज्यादा फोकस रहता है, जैसे कि एनसीईआरटी उन्होंने रीड कर लिया। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज्यादा मस्ट और इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मैं मिनिमम बुक्स पे ही मतलब भरोसा करता हूँ, जितना कम बुक्स आपके पास रहेगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में हैवॉक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। 10th क्लास में आप लोग हैं, जितना से जितना कम बुक्स हो सके उतना से उतना कम बुक्स का उपयोग करने की कोशिश कीजिए। बेकार का ज्यादा बुक रख के क्या ही मिलेगा। मैंने भी बहुत सारे बुक्स लिए थे, क्या ही मिला, कुछ मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए थे 10th में, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को फोकस करें और कुछ सैंपल पेपर्स आते हैं, जैसे कि मैं ओसवाल का मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, तो ओसवाल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे रहते हैं उनके सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स। तो देखिए क्वेश्चन बैंक्स बनाने का जरूरत नहीं है, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एंड एनसीईआरटी के जो बुक्स रहते हैं वही आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नोट्स ये लोग भी बनाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद रिवाइज करते हैं, ठीक है, रिवीजन ये भी लोग करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं ये लोग भी। तो इनमें यही चीज रहा कि ये बुक रीडिंग पे ज्यादा फोकस किया, कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं किए, कोई टीचिंग में जैसे कि कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, कोई वीडियो लेक्चर इन्होंने उतना देखना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और मैं इसमें भी सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी रीड जरूर करें, इसमें भी रीड एनसीईआरटी, आपको रीड एनसीईआरटी करना ही चाहिए। 2 तरीके से आप टॉपर बन सकते हैं, दोनों में दोस्तों आप आराम से टॉपर बन जाइएगा, कोई दिक्कत का बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखो नोट्स का बात आता है कि भैया बताइए नोट्स हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज आपको बताते हैं कि जो नोट्स रहता है ना, बहुत सारे डिपेंडेंट टाइप के नोट्स होते हैं और इंडिपेंडेंट टाइप के नोट्स होते हैं। जैसे कि आपने किसी और से ले लिया तो वो नोट्स आपको ज्यादा काम नहीं देगा, क्योंकि आपने खुद प्रिपेयर नहीं किया था दोस्तों। तो इस वजह से आपको जो सेल्फ स्टडी के टाइम, रीड आउट करने के टाइम या फिर वीडियो लेक्चर देखने के टाइम जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन आपका वो भी नोट्स कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों वो नोट्स आपका होना चाहिए एक्सटेंसिव नोट्स आपका दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंसिव नोट्स होने से क्या होगा, एक्सटेंसिव नोट्स क्या होता है, देखिए एक्सटेंसिव नोट्स वो होते हैं जिनको आप एग्जामिनेशन के टाइम अगर रिवीजन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको दोबारा से वीडियो लेक्चर और दोबारा से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सीधी सी बात है। मतलब टाइम वेस्ट आपको करना ना हो एग्जामिनेशन के टाइम, तो आप एक्सटेंसिव नोट्स पे प्रीफर करें और उन्हीं को बनाएं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम रहता है एग्जामिनेशन के टाइम, हर चीज को कवर करना रहता है। तो सीधी सी बात है, आप एक्सटेंसिव नोट्स बनाइए। अब एक्सटेंसिव नोट्स होता क्या है, तो मैंने बता ही दिया कि आप ऐसा नोट्स बनाइए जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट
आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि देखिए आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर देखने के टाइम अगर आपने कुछ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा तो आप तुरंत उसको वहीं पे मतलब कॉपी कलम लेकर के लिखने बैठ जाइए, ठीक है। तो हर चीज अब इस तरह से लिखिए कि आपको समझ आए, ठीक है। आप किसी भी तरीके से नोट्स लिख सकते हैं अपना सेल्फ स्टडी को बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बुक की लाइन उतार दिए, ठीक है। आपको जिस तरीके से समझ आ रहा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन ही हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन ही हो गया, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव नोट्स आपके होने चाहिए जिसमें कि आपको लेक्चर आपको देखने का जरूरत दोबारा से ना पड़े, फिर ठीक है ना, लेक्चर देखने का जरूरत ना पड़े। फिर दूसरी बात कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के एग्जाम के टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ने लग गए तो ये सब आपका सिर्फ टाइम वेस्टिंग का एक माध्यम बन जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप एक्सटेंसिव नोट्स पे भरोसा करें और एक्सटेंसिव नोट्स को बनाएं, ठीक है। तो आप इस तरह करके टॉपर जरूर 100% आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है दोस्तों। अब देखिए मेरा एक खुद का ब्रह्मास्त्र है जो प्रो टिप्स कहते हैं कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप मिनिमम बुक्स पे डिपेंडेंट रहें, मैक्सिमम बुक्स पे भरोसा ना करें। मिनिमम बुक्स में आप एनसीईआरटी पे आंख बंद के ट्रस्ट कर लें। 10th क्लास में इससे बाहर कुछ नहीं है। आंख बंद करके आप एनसीईआरटी को ऐसा रीड आउट करें कि आपको अगर केस बेस्ड स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए ना एनसीईआरटी के लॉजिक और थीम और कंटेंट पे, तो आप खुलेआम उसका आंसर दे सकते हैं बिना किताब वगैरह देख करके। तो अब केस बेस्ड स्टडी तो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया है 10th के करिकुलम, न्यू करिकुलम के द्वारा। तो ये सब चीज आपको मैं हर चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखिए मैक्सिमम रिवीजन क्या होता है, मैक्सिमम रिवीजन कैसे होगा, कैसे मैक्सिमम रिवीजन होगा। मैक्सिमम रिवीजन होगा तब जब आप अपनी एक्सटेंसिव नोट्स को रीड आउट नहीं करना है, ठीक है। मैं रीड आउट करने नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों रीड आउट करने का मतलब हो गया कि आप नोट्स ले लिए, खोल के रीड आउट कर रहे हैं, तो वो रिवीजन नहीं कहलाता है, ठीक है। दैट्स इज नॉट ए रिवीजन। आपको क्या करना है कि आप क्या किए, जो रात में पढ़े थे, आपने सुबह उठा एक कॉपी कलम ले लिए, आप रात में जो पढ़े थे उसको फिर आप क्या कीजिए, इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कलेक्ट किया था रात में उसको रिट्रीव करने की कोशिश कीजिए। रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन विच यू हैड स्टडीड अर्लियर नाइट। आपने जो पिछली रात प्रीवियस नाइट में आपने जो भी स्टडी किया था, आपने जो भी लर्न किया था, रिमेंबर किया था, आप उसको रिट्रीव कीजिए अपने दिमाग से और उसको उस पेज या फिर उस कॉपी में लिखना चालू कीजिए, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन था जिसने आपने लर्न किया वो आपके दिमाग से रिट्रीव हो सके, ठीक है। रिट्रीव मतलब रिमाइंड करना, ठीक है। रिमाइंड करने से क्या होता है कि आपका मेमोरी का जो क्षमता होता है, जितना भी लर्न करने का पावर होता है वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर सपोज याद नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आप बुक खोलिए आराम से, वहां पे फिर से एक बार याद कर लीजिए उसको और फिर से बिना देखे रिट्रीव करने की कोशिश कीजिए, तो बस हो गया। दैट्स इज ए बेस्ट रिवीजन आपका रहेगा, ठीक है। रिमाइंड करना, रिट्रीव करना, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम माइंड, तो हो गया। फिर उसका कंसिस्टेंसी अब कैसे आएगा। भैया बोल रहे हैं कि मिनिमम बुक्स, ठीक है, मान लिया एनसीईआरटी को फोकस कर देंगे। दूसरा भैया कह रहे हैं मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। तो मैक्सिमम रिवीजन ठीक है, रिमाइंड हम लोग एक्सटेंसिव नोट्स बना करके ऐसा रिमाइंड करेंगे कि आराम से रिट्रीव होने लगेगा दिमाग में हर चीज। फिर लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे आएगा, सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये रहता है। तो कंसिस्टेंसी का दोस्तों कोई उपाय नहीं है, सिर्फ टाइम टेबल है। तो आप टाइम टेबल का मतलब ये मत समझ ना भाई कि हम अब सुबह उठे तो 9 बजे से 10 बजे, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्रेकफास्ट किए, 9 बजे से 10 बजे तक कुछ लर्न कर लिए, फिर उसके बाद 10 से 11 कुछ कर लिए, फिर 12 से 1 कुछ कर लिए, फिर 1 से 3 कुछ कर लिए। तो ये सब चीज आपका मतलब नहीं होता है दोस्तों टाइम टेबल, ये कभी फॉलो हुआ ही नहीं, किसी का जीवन में आज तक फॉलो नहीं हुआ है। पता नहीं कुछ एक्सेप्शन ही है 3-4% हमारे दुनिया में जो कि इसको फॉलो कर लेते होंगे, आई डोंट केयर, बट ये चीज फॉलो नहीं हो पाता है। मेरा खुद फॉलो नहीं हो पाया था, सीधी सी बात है, ठीक है। और मैंने कभी इस चीज को फॉलो किया ही नहीं। टाइम टेबल ये होता है कि आपने जिस भी टाइम मतलब पढ़ने बैठा, आपने जो भी पढ़ा, जैसे कि आपने 2 घंटा या 4 घंटा रोज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पढ़ना है। फिर आप सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि आपको कितना चैप्टर है टोटल सब्जेक्ट्स मिला करके। जैसे मान लीजिए आपने 50 चैप्टर्स देखा, 50 चैप्टर्स आपको है टोटल, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए 50 चैप्टर्स है लेकिन आपके पास 5 महीने हैं, सपोज 5 ही महीने हैं, ठीक है, 50 चैप्टर है। तो कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 50/5 है ना, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो मतलब 10 चैप्टर पर मंथ आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। 10 चैप्टर पर मंथ पढ़ना है, तो मोटा मोटी आपको 2 से 2.5 चैप्टर आपको पढ़ना है पर वीक। समझ आ रहा है दोस्तों, पर वीक आपको 2 से 2.5 चैप्टर पढ़ना है। तो इस तरीके से आप सोचिए, जब आप बैठिएगा ना सोचने कि आपको कितना चैप्टर है, फिर सारा चीज आपको खुद क्रिस्टल क्लियर होने लगेगा कैसे क्या मैनेजमेंट करना है। तो बस मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाता है। ये नहीं कि भाई सुबह उठे तो इतना से इतना बजे तक नाश्ता किए, फिर उसके बाद जाकर के बाथरूम में नहाए, फिर उसके बाद जाकर के भाई आए तो फ्रेश हो गए तो थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लिए, वीडियो देख लिए, तो वगैरह ये सब चीज फॉलो कभी नहीं हो पाता है दोस्तों। और स्कूल गए तो स्कूल है तो भाई सुबह से 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो तुमको स्कूल में ही रहना है, तो वो अलग मैटर हो गया। तो भाई टाइम कभी नहीं मिल पाएगा ये सब चक्कर में, ठीक है। तो टाइम टेबल को इस तरीके से ना बनाएं प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट है। टाइम टेबल को इस तरीके से बनाएं कि आपको कितना चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर ले पर वीक के हिसाब से, ठीक है। पर मंथ से पहले डिवाइड करें, फिर उस मंथ में जितना चैप्टर है आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 10 चैप्टर आ रहा है उस मंथ में, आपको टारगेट है कि 10 चैप्टर पढ़ना है, 2-2 चैप्टर आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना है पर मंथ में, तो उस हिसाब से आप
डिवाइड कर लीजिए, जिस समय भी बैठे पढ़ने के लिए बस 2 से 3 आवर दोस्तों आपको ऑनेस्टली 2 से 3 आवर देना है। ओनली यू हैव टू गिव ऑनेस्टली 2 to 3 आवर्स फॉर बिकमिंग अ टॉपर। रियली इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता दोस्तों, ठीक है। जितना जो हैबिट बना के रखा है ना लोगों ने कि भाई इतना हार्ड है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है। तो बस इतना ही ज्यादा है था हमारा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आपके लिए हो सकता है टॉपर बनने के लिए, आपके लिए प्रो एकदम टिप्स है, ठीक है। एकदम भरोसा करके इसको एक्सेप्ट कीजिए, पूरा आप फॉलो कीजिए, एकदम आप टॉपर बन गए, ठीक है। आप देखो कुछ मैं सजेशन देना चाहूंगा कि 10th क्लास है, ऐसा नहीं कि आप लोग बस 10th में आए टेंशन में पूरा साल निकाल दिए कि भाई कैसे क्या होगा वगैरह वगैरह, और ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा साल मौज मस्ती करके निकाल देना है। तो इस दोनों में से कोई भी चीज नहीं करना है, ना टेंशन लेना है ना पूरा मौज मस्ती करके निकाल देना है। लेकिन हाँ, इस चीज को ध्यान देना है कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे होगा, कॉलेज स्कूल लाइफ का, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तुम कोई भी कॉलेज में ही जाओगे या फिर हायर सेकेंडरी में जाओगे, जो भी में जाओ, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लाइफ का जो 10th का जो पड़ाव रहेगा, ये बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनने वाला है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा यादगार बनने वाला है, ठीक है। तो उस यादगार को बनाने के लिए तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि तुम पूरा स्कूल लाइफ को पूरा अच्छे तरीके से पूरे साल को एंजॉय करो। जिस एंजॉय करने का मतलब क्या है, ठीक है, एंजॉय एवरी मोमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे। एंजॉय करने का मतलब कि आप स्टडी टाइम में किताब से एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात है, किताब से आपने दिल लगा लिया। मस्ती के टाइम आपने मस्ती से दिल लगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मस्ती के टाइम ओनली मस्ती, कोई एक्सक्यूज नहीं कि हमको पढ़ना वगैरह है। स्टडी के टाइम ओनली स्टडी, कोई एक्सक्यूज नहीं कि भाई हमको अभी जाना है मार्केट वगैरह वगैरह, कुछ कोई एक्सक्यूज देना ही नहीं है, ठीक है, ना फैमिली मेंबर्स को ना अपने आप को, ठीक है। फिर दूसरा चीज कि आप जितने भी पिकनिक्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो कि पिकनिक्स पे ले जाते हैं, ठीक है, वगैरह, तो सारे आप इवेंट्स को अटेम्प्ट करें, ठीक है, सारे इवेंट्स को अटेम्प्ट करें। स्कूल के पिकनिक्स पे जरूर जाएं, हर पिकनिक्स पे जाएं, एंजॉय करें अपने स्कूल लाइफ को। और मूवीज वेब सीरीज 100% देखें, एक मूवीज तो पर वीक एक मूवीज जरूर देखें, ठीक है। एक सप्ते में एक मूवीज या एक वेब सीरीज जरूर देखें, ठीक है। वेब सीरीज तो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसका पार्ट वाइज देखें, लेकिन मूवीज 100% एक मूवी जरूर देखें पर वीक, ठीक है। और एंजॉय एवरी मोमेंट, आपको बोल ही दिए कि एंजॉय करना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टडी के टाइम मस्ती कर रहे हैं और मस्ती के टाइम स्टडी कर रहे हैं, नहीं, स्टडी के टाइम ओनली स्टडी, मस्ती के टाइम ओनली मस्ती। अब देखिए दोस्तों, बस यही था सारा हमारा जो स्ट्रेटेजी रहता है 10th में आने के बाद। दैट्स आर ऑल, ठीक है, यही हमारे लिए मतलब काफी है। आपके लिए जो भी था, मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया अपने एक्सपीरियंस से। मेरे भी टाइम बहुत सारे टॉपर्स रहे, मेरे भी बैच में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप फोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको हर एक फील्ड में फोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग साथ मिल के फोड़ेंगे। और कंसिस्टेंसी की बात आई है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, हम लोगों के साथ, मेरे साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें और बने रहें हमारे साथ पूरे साल बने रहें बच्चों, कोई दिक्कत का बात नहीं है। साहिल भैया इज देयर फॉर यू ऑलवेज, विच एवर रिक्वायरमेंट यू नीड्स, कॉन्टेक्ट विथ मी, माई टेलीग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ओके, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर 10th क्लास, और 10th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए मैं अभी बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ। और अब जाओ थोड़ा मस्ती वगैरह कर लो, ठीक है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।